चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 का हेडिंग दे दो, यूनिट 2 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे, फिर रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद थर्ड पार्टीज पढ़ेंगे, साथ ही साथ इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब आज अगर तुम एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो तो तुम्हारी क्या क्या अथॉरिटी होगी वो सब। ठीक है, अब सबसे पहला इसमें जो सेगमेंट है ना, द फर्स्ट सेगमेंट दैट इज रिलेशन, कंटिन्यू राइटिंग विथ मी, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। ठीक है, इसमें सबसे पहला सेक्शन जो पढ़ने वाले हैं दैट इज योर सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 का हेडिंग दे दो, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, एज अ पार्टनर जनरल ड्यूटी क्या होगी? आज अगर एक पार्टनरशिप फर्म में तुम पार्टनर हो तो तुम्हारा जनरल ड्यूटी क्या रहेगा? बिजनेस का जो काम है वो करना। ठीक है, मतलब कैन आई से राइट डाउन, पार्टनर्स शुड कैरी बिजनेस ऑफ फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब फर्म का फायदा भी तो करवाने का ना, कि नुकसान करवाने का? फायदा करवाओगे या नुकसान करवाओगे? फायदा करवाओगे तो टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। साथ ही साथ क्या बोला है? पार्टनर मस्ट बी जस्ट। जस्ट मतलब वो भेदभाव नहीं करना चाहिए, जस्ट एंड फेथफुल, लॉयल होना चाहिए, एंड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज हम सब पार्टनर है, मैं तुम लोग से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। ठीक है, मैं तुमको येड़ा बनाऊंगा तो चलेगा क्या? तुमको धोखा दूंगा तो चलेगा? सपोज एक किसी पर्टिकुलर चीज का मुझे नॉलेज ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन तुमको देनी चाहिए ना। ये मेरा सबसे पहला क्या हो गया? ड्यूटी एज अ पार्टनर। इज दिस क्लियर? सेक्शन नंबर 9 में बस इतना ही लिखा है, दैट इज जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। मतलब क्या करना है कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है कि जिसमें ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज हो, मतलब पूरे फर्म का एडवांटेज हो, उस मतलब फर्म के हित में काम करना है, हमें जस्ट रहना है, फेथफुल रहना है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को बतानी है। इज दिस क्लियर? बराबर। ये तो जैसे वो कस्में होती है ना, वैसे ये पहली कसम है तुम्हारी, सेक्शन नंबर 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर, सॉरी सेक्शन नंबर 9, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 10। चलो सेक्शन नंबर 10 लिखो, ड्यूटी to indemnify for loss caused by fraud। सपोज अगर किसी एक पार्टनर ने फ्रॉड किया, ठीक है, जैसे सोहम ने क्या किया? फ्रॉड किया हमारे साथ, उसके वजह से हमारा क्या हो गया? नुकसान हो गया, हमारे यहाँ फर्म का नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सोहम करेगा, क्योंकि उसने फ्रॉड किया ना। देखो सेक्शन क्या बोलता है? ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई मतलब कॉम्पेंसेट। इंडेमनीफाई मतलब क्या होता है? जैसे तुम अगर किसी कांच की दुकान में गए, ठीक है, जैसे सपोज तुम कहाँ पर गए, किसी क्रॉकरी वाले के इधर गए, और उधर तुमसे एक बर्तन गिर गया, पता है उधर लिखते हैं इफ ब्रोकन इट विल बी कंसिडर्ड एज सोल्ड। अरे क्योंकि ऐसे तो हर कोई आके बर्तन तोड़ तोड़ के चला जाएगा, तो लोग कितने लोग का नुकसान भुगतेंगे? इज दिस क्लियर? सो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड। अगर तूने फ्रॉड किया एज अ पार्टनर तो उसकी भरपाई भी कौन करेगा? तू खुद करेगा। इज दिस क्लियर? तो चलो लिखो, पार्टनर शैल indemnify the firm
फॉर एनी लॉस टू द फर्म, किसी भी तरीके का लॉस हुआ तो उसका भरपाई कौन करेगा? पार्टनर करेगा. कॉज्ड बाय हिज फ्रॉड, एक्चुअली फ्रॉड्यूलेंट एक्ट होता है. क्या होता है? फ्रॉड्यूलेंट एक्ट. स्लैश करके लिखो मिसकंडक्ट. ठीक है. इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. समझ में आया गाइस? सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है कि अगर फ्रॉड करने की वजह से फर्म का कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? वो पार्टनर खुद करेगा. इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 11. सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है कि यहां पर हम देखने वाले, राइट डाउन, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज of partners by contract between the partners. ऊपर अपन ने जनरल ड्यूटी पढ़ा. ऊपर कौन सा ड्यूटी पढ़ा? जनरल ड्यूटी. सबसे पहले अपन ने देखा ना सेक्शन नंबर 9 में जनरल ड्यूटी. सेक्शन नंबर 10 में अपन ने क्या देखा कि अगर फ्रॉड किया तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी. सेक्शन नंबर 11 में क्या बोला है कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर कैसे डिसाइड किया जाएगा? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना वो करना पड़ेगा. समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सत्यम कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, मतलब वो सत्यम कैश को हाथ भी नहीं छुएगा, ठीक है, हमारे बिजनेस में, मतलब क्या कि सत्यम इज नॉट ऑथोराइज टू डू सो. इज दिस क्लियर? फिर जैसे फॉर एग्जांपल हर्ष सिर्फ अकाउंटिंग का काम करेगा तो हर्ष का क्या राइट है? अकाउंट रिलेटेड. इज दिस क्लियर? तो लिखो, राइट डाउन, पार्टनर्स कैन डिसाइड their mutual rights / duties by contract between them. अब आगे लिखो, such contract may provide that partners shall not carry on business other than the business of firm while he is a, इसको क्या हो गया? हाँ, while he is a partner. इसका मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग का, सब लोग का एक किराने का दुकान है, ठीक है, हम सब उसके पार्टनर है. तो ध्रुव ऐसा नहीं कर सकता कि उसके एरिया में खुद का एक और किराने का दुकान खोलेगा. मतलब ये तो क्या कर रहा है, वो शायद हमारे सारे कस्टमर लेके चला जाए ना. देखो क्या बोला है, पार्टनर डिसाइड करेंगे उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड होगा. बट जब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इन दैट केस वो लोग फिर ऐसा नहीं कर सकते कि एक सिमिलर नेचर का बिजनेस कहीं और एक पार्टनर स्टार्ट कर दे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर ये तो झोल हो जाएगा ना. यस और नो गाइस? सो क्या लिखा है, सच कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइडेड पार्टनर शेल नॉट कैरी ऑन बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर. मतलब जब तक तुम पार्टनर हो तब तक तुम क्या नहीं कर सकते, ऐसा दूसरा कोई भी अलग से बिजनेस नहीं कर सकते. इसको एक तरह से ब्रैकेट में लिखो, इसको ऑल्सो नोन एज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लिखो. अग्रीमेंट्स
इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मतलब रिस्ट्रेंट मतलब क्या हो रहा है कि हम उसको रोक रहे हैं कि तू भाई और कहीं पर भी तू ऐसा सेम बिजनेस नहीं कर सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? अब तक 3 सेक्शन पढ़े। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्या उनका रिश्ता है। सबसे पहले देखा सेक्शन नंबर 9 जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, फिर सेक्शन नंबर 10 देखा फ्रॉड किया तो लॉस का इंडेमनिफिकेशन करने का, एंड 11 में अपन ने क्या देखा कि राइट्स एंड ड्यूटीज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो गए। बट कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज ये भी बोला है कि अगर तुम ये पर्टिकुलर बिजनेस में पार्टनर हो तो तुम ऐसा सिमिलर बिजनेस कहीं और नहीं कर सकते। उसको क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब क्या, तुम किसी को बिजनेस करने से रोक रहे हो। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 12। ये समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? वेरी गुड। सेक्शन नंबर 12 का हेडिंग है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, द कंडक्ट ऑफ बिजनेस स्लैश करके लिखना राइट ऑफ पार्टनर्स, राइट ऑफ पार्टनर्स। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर का क्या क्या राइट रहेगा? तो इसमें एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला राइट लिखो, टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कंडक्ट ऑफ बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज में वो क्या करेगा, पार्ट लेगा। क्या करेगा, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज में वो पार्ट लेगा। समझ में आया? ये है तुम्हारा पॉइंट ए। मतलब कहने से सेक्शन 12 सब सेक्शन ए हो गया। बराबर गाइस? यस और नो? चलो सेकंड क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट एक और बोलता है राइट टू कंसल्ट। राइट टू क्या, कंसल्ट। अब कंसल्ट मतलब क्या कि बिजनेस के अंदर कोई भी चेंजेस आया, ठीक है, तो पार्टनर की सलाह ली जाएगी। कंसल्ट मतलब क्या, सलाह लेना। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब कंसल्टेशन 2 मैटर का हो सकता है, या तो ऑर्डिनरी मैटर है या तो चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब कहने से कोई स्पेशल मैटर होगा। अब अगर ऑर्डिनरी मैटर है तो कहने से उसको तो अपन मेजॉरिटी रूल से डिसाइड कर सकते हैं। तो इधर लिखो डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। मतलब मेजॉरिटी अगर लोग बोलेंगे तो वो काम किया जाएगा। ठीक है, बट बिजनेस का नेचर ही बदलना है तो वो कैसे होएगा, बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, अभी हम लोग का जो किराने का दुकान है, ठीक है, वो किराने के दुकान में हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम फ्रूट्स और सब्जी भी लगाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या हो गया, ये एक ऑर्डिनरी मैटर हो गया। तो उसमें तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा, बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। मेजॉरिटी लोगों ने बोला हाँ ठीक है इधर सब्जी वगैरह लगा तो चलेगा। बट अब मुझे एक बात बताओ, सपोज हम ऐसा सोचते हैं कि किराने का दुकान छोड़ के हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे, तो ये तो पूरा बिजनेस का नेचर ही बदल दिया ना। तो उसमें क्या मेजॉरिटी से चलेगा क्या? नहीं, उसमें हर किसी की मंजूरी लगेगी। अगर कोई भी एक आड़ा चला बोलेगा नहीं नहीं ऐसे तो कैसे चलेगा, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इज दिस क्लियर? सो देखो, एक ऑर्डिनरी मैटर रहता है और एक ऐसा मैटर कि जहां पर क्या होता है कि बिजनेस का पूरा नेचर चेंज हो रहा है। तो जब बिजनेस का नेचर चेंज होता है तब याद रखना कि सबकी मंजूरी लगती है। किसकी लगती है? सबकी। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल इज द कीवर्ड। इज दिस क्लियर? तभी अगर सपोज कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा तो हम ऐसे मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ में आया? तो दिस इज योर सेक्शन सी, दिस इज योर सबसेक्शन सी। ठीक है, 12 सबसेक्शन सी। ओके, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या बोला है? राइट टू या राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स. अब बुक्स मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यस और नो? इज दिस क्लियर? बट यहां पर लिखो बोनाफाइड होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय बोनाफाइड? बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ. लिखो इन गुड फेथ. तुम बुक्स का एक्सेस लेकर किसी कॉम्पिटिटर को इंफॉर्मेशन वगैरह सब भेजोगे तो वो नहीं चलेगा. इट शुड बी इन गुड फेथ. गुड फेथ मतलब क्या होता है? बोनाफाइड. इज दिस क्लियर? मतलब तुम्हारा कोई गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए. ठीक है. लास्ट है. अच्छा, दिस इज योर सेक्शन नंबर मतलब क्लॉज डी. ठीक है. एंड लास्ट इज योर सबसेक्शन ई. क्या बोलता है? देखो, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, सपोज कोई पार्टनर मर गया तो क्या होगा? हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स have right to access books. बराबर. अरे कोई पार्टनर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे ना भाई. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके. ये रहा तुम्हारा सेक्शन नंबर 12. अंडरस्टूड? मॉड्यूल में देखोगे तो टोटल पूरे 2 पेजेस है. मैंने एकदम समराइज करके तुमको कीवर्ड्स बताए. मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं तुम लोग को यहाँ पर कीवर्ड्स लिखवा रहा हूँ ताकि तुमको सेक्शन समझ में भी आए. एक बार ध्यान से सुनो. यहाँ पर इस सेक्शन में क्या बोला है? पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं. सबसे पहला राइट क्या है भाई? कि वो बिजनेस में, कामकाज में वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा. दूसरा, डिसीजन लेने से पहले उसको कंसल्ट किया जाएगा. तीसरा, उसको बुक्स का एक्सेस मिलेगा. एंड चौथा, अगर वो मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी एक्सेस मिलेगा. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. अंडरस्टूड गाइस? पक्का? आगे बढ़ो. सेक्शन नंबर 12 समझ में आया? यस सबरीना? ओके. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 13. 13 लिखो. म्यूचुअल राइट्स and liabilities. ठीक है. सबसे पहला लिखो इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, राइट टू रेम्यूनरेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू रेम्यूनरेशन? मुझे एक बात बताओ, आज तुम पार्टनर हो, तुमको क्या सैलरी मिलेगा क्या? तुमको तो प्रॉफिट मिलेगा ना. बराबर. अच्छा, बट अगर कोई पार्टनर बोलता है कि नहीं हर महीने मेरे को सैलरी चाहिए 10,000, तो वो अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए. इज दिस क्लियर? लिखो राइट टू रेम्यूनरेशन को डैश करके लिखना. ही इज नॉट एंटाइटल्ड. एक पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है टू रिसीव रेम्यूनरेशन. However, if there is express agreement, मतलब अग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है, then allowed. Also, if there is no agreement, but it is customary as per the business of firm. कस्टमरी मतलब क्या? प्रथा है कि भाई हर किसी को सैलरी मिलेगा. इज दिस क्लियर? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड?
एज सच देयर इज नो राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, बट या तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट है या तो ऐसी प्रथा है तो उसको रेम्यूनरेशन मिल सकता है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? पक्का? चलो दूसरा उसका क्या म्यूचुअल राइट है, लिखो पॉइंट नंबर 2 लिखना, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन एडवांस मतलब लिखो इफ पार्टनर गिव्स एडवांस then he is entitled to interest at the rate 6% per annum. Is this clear? सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन एडवांस एक अलग चीज होती है। एडवांस इज अ काइंड ऑफ लोन, कैपिटल देना वो अलग बात है। एडवांस कैसा होता है? इट इज अ काइंड ऑफ लोन। इज दिस क्लियर? तीसरा पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो लिखो पेबल, ब्रैकेट में लिखना पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब पे किया जाएगा? अगर फर्म ने प्रॉफिट कमाया है तो ही पे किया जाएगा। अच्छा, उसकी भी कंडीशन है, क्या होना चाहिए? या तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट और ट्रेड कस्टम्स प्रथा है, और स्टैच्यूटरी प्रोविजंस मतलब कानून में लिखा है कि इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो अगर कानून में लिखा है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात तो इट इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। दूसरा क्या बोला है? एक्सप्रेस अग्रीमेंट होना चाहिए, या तो ट्रेड कस्टम होना चाहिए, ठीक है, या तो स्टैच्यूटरी प्रोविजंस में लिखा होना चाहिए। बराबर, स्टैच्यूटरी प्रोविजंस मतलब क्या? कानून में लिखा हुआ होना चाहिए, तब जाके मिलेगा। गाइस तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? पक्का? चलो नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट लिखो। अच्छा, सपोज ऐसा होता है कि फर्म का कोई लायबिलिटी एक पार्टनर पे करता है, ठीक है, या फर्म के वजह से पार्टनर का लॉस होता है, तो कैन आई से कि उसको फर्म को मतलब उसको पैसा देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो क्या करता है, जैसे मैं अपनी फर्म में ना मैं खुद के जेब से बिजनेस का लाइट बिल भरता हूँ, तो मुझे एक बात बताओ, बिजनेस को मुझे पैसा देना चाहिए ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लिखो राइट टू बी इंडेमनीफाइड। अपन ने पहले जो देखा सेक्शन नंबर 10 में कि राइट टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस बाय फ्रॉड, तो भाई अगर उसका कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको भी तो पैसा मिलना चाहिए ना। लिखो इफ पार्टनर मेक्स पेमेंट फॉर फर्म in the ordinary course of business, is this clear? comma he shall be इंडेमनीफाइड, ब्रैकेट में लिखना कॉम्पेंसेटेड। समझ में है? कभी कभी कोई इमरजेंसी पर्पस के लिए भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब अगर फर्म उसको इंडेमनीफाई कर रहा है तो भाई उसको भी तो फर्म को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा पार्टनर की वजह से। सपोज सुनो ध्यान से, जैसे मेरे बच्चों की फीस
ठीक है, वो मैंने क्या किया, पार्टनर मतलब पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट से पैसा भरा। तो कहना इसे कि वो एक तरह से ड्राइंग्स ही होता है, बट अगर मेरे वजह से पार्टनरशिप फर्म में कोई भी नुकसान हो तो मुझे उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। तो देखो, एक तो जब मैं फर्म का मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म व्हेन आई एम पेइंग द मनी, बराबर, तब फर्म मुझे पैसा देगा। जब मेरे बदले फर्म कहीं पेमेंट दे रहा है तो मुझे फर्म को पैसा देना है। समझ में आया? लिखो लिखो, फिर मैं समझाता हूँ वापस से। अ पार्टनर, लिखो पॉइंट नंबर 5, अ पार्टनर मस्ट indemnify the firm for loss caused by his willful neglect। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कुछ नेग्लिजेंस की वजह से फर्म का नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं करूंगा। ठीक है गाइस? समझ में आया? लास्ट पॉइंट लिखो, राइट टू शेयर प्रॉफिट स्लैश लॉस। ये मुझे एक बात बताओ, अगर अग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है तो कैसे शेयर करते हैं? इक्वली लिखो, इक्वली इफ नो अग्रीमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। समझ में आया? अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो इट विल ऑलवेज बी शेयर्ड इक्वली। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अब तक अपन ने कितने सेक्शन किए? 9, 10, 11, 12, 13, बराबर। सब लोग को समझ में आया सेक्शन नंबर 13 तक? पक्का? एक बार क्विकली गो थ्रू करो, मैं तुम लोग को 5 मिनट 2-4 मिनट देता हूँ, कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो।
डन, समझ में आया? सिंपल लग रहा है, क्वाइट सिंपल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं ना, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मुझे एक बात बताओ, आज अगर अपना एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, तो वो सबका मिलजुल कर प्रॉपर्टी होता है, ऐसे थोड़ी कोई बोल सकता है। जैसे सपोज हमारा ना, तुम लोग पता है नीता वॉल्वो करके एक कंपनी है, नीता वॉल्वो बसेस चलाती हो, ठीक है। सो अब नीता वॉल्वो, मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। अब एक दिन कैसा है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे जाना है, तो मैं क्या बिजनेस की प्रॉपर्टी और बस को ऐसे पर्सनल यूज के लिए लेकर जा सकता हूँ क्या? नहीं ना, पर्सनल यूज के लिए कैसे लेकर जा सकते हैं? ठीक है, तो चलो राइट डाउन सबसे पहले सेक्शन नंबर 14। अच्छा, पहले इसका हेडिंग दे दो। हेडिंग रोमन नंबर 2 लिखो, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में लिखो सेक्शन नंबर 14। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, यस और नो? इधर नीचे लिखो प्रॉपर्टी, चार्ट बनाओ एक, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। कैन आई से ऑल प्रॉपर्टी स्लैश राइट्स स्लैश इंटरेस्ट, ये सब कैसे एक्वायर्ड किया रहता है? थ्रू सम कॉमन कैपिटल ना। आज अपन अगर एक डोसा का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपन सब 50-50 हज़ार लेकर आए, तो डोसा के लिए एक बड़ा सा लारी ले गए, तवा ले गए, फिर सारे डब्बे ले गए, तो वो कहाँ से ले गए? कैपिटल में से ही ले गए। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन स्टॉक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉमन स्टॉक। लिखो एक्वायर्ड थ्रू कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक मतलब कैपिटल, ब्रैकेट में तो लिख दो कैपिटल। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, उसको बोलते हैं कॉमन असेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन असेट। समझ में आया? तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या क्या आएगा? सारी की सारी प्रॉपर्टी, कोई भी राइट्स अगर है, कोई भी इंटरेस्ट है, जो अपन ने कैसे एक्वायर किया है? थ्रू कॉमन स्टॉक। बराबर? यस और नो गाइस? अच्छा, फिर एक तो ये हो गया, दूसरा क्या आएगा? साथ ही साथ लिखो ऑल प्रॉपर्टी जो अपन आगे जाके एक्वायर करेंगे, ऑल प्रॉपर्टी स्लैश राइट्स स्लैश इंटरेस्ट एक्वायर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सो कहना इसे एक हो सकता है ओपनिंग कैपिटल वगैरह, और एक ये एडिशनल परचेज वगैरह हो जाएगा। एंड तीसरा फर्म का प्रॉपर्टी क्या है भाई? गुडविल। क्या है? गुडविल। एक गुडविल भी तो एक फर्म का प्रॉपर्टी है ना? यस और नो? चलो, अंडरस्टूड। अब गुडविल के इधर नीचे लिखो लिखो रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस expressed in terms of profit. Is this clear?
अंडरस्टूड। सो देखो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में तीन चीजें आती है। एक है सबसे पहले जो अपन ने एक्वायर किया है थ्रू कैपिटल, एक जो ऑर्डिनरी कोर्स में एक्वायर करते हैं, और तीसरा क्या होता है गुडविल। गुडविल मतलब क्या क्या वो हम खरीदते हैं क्या? नहीं, गुडविल ऑटोमेटिकली ओवर द कोर्स ऑफ बिजनेस वो जनरेट होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, क्या गुडविल को अलग से बेच सकते हैं? यस, बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकते? नाम बेचना है ना, तो गुडविल को अलग से बेच सकते हैं। लिखो, इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली। sold separately or along with other properties। अब लिखो, यहां पर लिखना है एक नोट लिखो, नोट ऑन सेल ऑफ गुडविल a partner may make an agreement with the buyer of not carrying any business similar to that of firm within a specified limit / period। Is this clear? देखो, and notwithstanding section 27 of Indian Contract Act। ठीक है, जब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुमको पढ़ाऊंगा ना, तब इसका मतलब और तुम लोग को समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझो कि जब हम कोई गुडविल बेचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, बोरीवली में, घाटकोपर में, कांदिवली में, उसका नाम है अचीजा। ठीक है, उसका नाम क्या है? अचीजा। अब अचीजा मतलब वो नाम है रेस्टोरेंट का, बहुत फेमस है। अब मैंने क्या किया, वो रेस्टोरेंट पूरा, होटल, उसके प्रॉपर्टीज, उसके वर्कर्स, उसके शेफ, उसके बर्तन वर्तन सब और नाम के साथ ना मैंने बेच दिया वो पूरा होटल हर्ष को। ठीक है, अब हर्ष क्या करेगा, मेरे साथ एक अग्रीमेंट करेगा कि देखो आप मुझे ये सब बेच रहे हो, ठीक है, और आप गुडविल का ही चार्ज कर रहे हो मेरे से 200 करोड़। कितना चार्ज कर रहे हो? 200 करोड़ मेरे से गुडविल का चार्ज कर रहे हो। अब आपको मुझे एक वादा करना होगा कि पूरे मुंबई में ना ही आप होटल का बिजनेस करोगे, ना ही आप अगले 10 साल तक कोई भी नया बिजनेस विथ रिगार्ड्स टू होटल स्टार्ट करोगे, क्योंकि वरना 200 करोड़ का मैं झोल करूंगा ना इसके साथ। मैंने अचीजा बेच दिया, फिर मैं क्या करता हूं, चलो मलाड में तो अचीजा नहीं, उधर मैं मलाड में अचीजा खोल देता हूं, तो मतलब इसका तो वेस्ट हो गया, क्योंकि सारे के सारे कस्टमर्स वापस मेरे पास ही आ जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब भी गुडविल बेचते हो ना, कि तब बायर के साथ तुम एक अग्रीमेंट करोगे कि तुम यू विल नॉट कैरी एनी सिमिलर बिजनेस टू दैट ऑफ द फर्म, या तो विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट या पीरियड। इज दिस क्लियर? एंड सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कुछ भी लिखा है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट है। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि अगर तुमने ऐसा कोई भी अग्रीमेंट किया है तो अग्रीमेंट को फॉलो करने का। जब मैं तुम लोग को सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा ना, तब मैं तुम लोग को ये चीज वापस से उधर बताऊंगा। इज दिस क्लियर?
उधर ऐसा बोलते हैं, सुनो मैं अभी से बताता हूँ, फिर तुम लोग बोलोगे क्या बताओगे। तो उधर ऐसा बोलते हैं कि तुम लोग ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जहां पर तुम किसी को बिजनेस करने से रोक रहे हो। बट भाई गुडविल बेचा है, ऐसे तो येड़ा बन जाएगा ना, वो कॉमन सेंस लगाओ। बराबर, मैंने इसको 200 करोड़ मतलब इसके पास से गुडविल का मतलब मेरे नाम का 200 करोड़ मैंने लिया और मलाड या गोरेगांव में मैं एक और रेस्टोरेंट खोल देता हूँ, तो पचका नहीं होएगा? ऑफकोर्स होएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस क्लियर? सो दिस वॉज योर सेक्शन नंबर 14। इसको क्विकली एक बार गो थ्रू करो। फर्म की प्रॉपर्टी में क्या कहता है? गुडविल वेरी इंपॉर्टेंट है, गुडविल के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन बनता है। चलो समझा? पक्का? अब देखो सेक्शन 15 जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि फर्म की जो प्रॉपर्टी है, जैसे मेरा जो नीता वॉल्वो का बिजनेस है, तो वो मैं सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ। क्या मैं उसको प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर सकता हूँ? नहीं। तो लिखो सेक्शन 15 में लिखो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म shall be exclusively held and used for the purpose of firm's business only. Is this clear? बराबर ना? वरना कल कल उठ के तो मैं तो एक मस्त वॉल्वो लेकर घूमने चला जाऊँ, ऐसे थोड़ी चलता है। फर्म का जो बिजनेस है उसी के लिए फर्म की प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए। समझा क्या? जैसे सपोज आई एम अ पार्टनर इन दिस क्लास, ठीक है, तो मैं यहाँ क्लास में अपने फ्रेंड्स को बुलाकर हम लोग इधर पार्टी 31st का कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ये क्लासरूम है, इधर बच्चे पढ़ाई करते, इधर थोड़ी 31st की पार्टी होगी। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? तो तुम्हारा सेकेंड सेगमेंट था जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का था, ठीक है। चलो थर्ड सेगमेंट लिखो। थर्ड, पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर्स। पर्सनल प्रॉफिट मतलब, अच्छा इधर लिख भी देना, ये तुम्हारा सेक्शन नंबर 16 ना। इधर क्या लिखोगे देखो ध्यान से, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स मतलब क्या? या तो तुम फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, या तो तुमने किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन में तुमने कुछ जोल किया, या तो बिजनेस के कनेक्शन में तुम लोग कुछ ये काम कर रहे हो। मतलब अल्टीमेटली तुमने फर्म का प्रॉफिट नहीं, तूने खुद का जेब भरा। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर मतलब क्या? तूने खुद का जेब भरा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम खुद का जेब भर रहे हो, क्या वो तुम्हारा हक का पैसा है? नहीं, वो किसका है? फर्म का है, तो तुमको फर्म को देना चाहिए। इज दिस क्लियर? इस पूरे सेक्शन का मीनिंग तुम लोग को समझा? क्या बोला है? पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में या कैसे भी करके नाम यूज करके अगर तुम कोई भी प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो प्रॉफिट पे तुम्हारा हक नहीं है, वो किसका हक है? फर्म का हक है। तो एज अ पार्टनर तुमको वो फर्म को देना चाहिए। ठीक है, समझा? चलो लिखो, if any profit is earned by partner from any transactions of the firm
or using the firm's property or from the business connection of firm, then he shall pay such profit to the firm. Is this clear? समझ में आया? बट सपोज अगर उन लोग में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जो बंदा ऑर्डर लेकर आएगा उसको उसमें से कुछ कमीशन मिलेगा, तो कमीशन लेना कोई प्रॉफिट लेना नहीं होता. आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो देखो, इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल दिया है, वो अपन देखते हैं. सी अब तक अपन ने क्या क्या किया वो बता देता हूँ. सेक्शन नंबर 9 हो गया, सेक्शन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है. अग्रीमेंट इन रजिस्टर ऑफ ट्रेड भी हो गया. फिर सेक्शन नंबर 12 कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसके अंदर देखो राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस करवाया मैंने. फिर राइट टू कंसल्ट, राइट टू एक्सेस बुक, राइट ऑफ लीगल एयर्स वगैरह सब हुआ. फिर म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज अपन ने सेक्शन नंबर 13 किया. उसमें देखो ना, राइट टू रेम्यूनरेशन, शेयर प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडवांसेस, इंडेमनीफाइड एंड इंडेमनीफाइड, बराबर. फिर अपन ने सेक्शन नंबर 14 के राइट ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया है. गुडविल का पूरा पॉइंट अपन ने लिख दिया, गुडविल क्या क्या होता है, एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी अपन ने कर दिया. अब सुनो ध्यान से, अपन पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 16. सेक्शन नंबर 16 में क्या बोला है? पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स, ठीक है. देखो एग्जांपल देखो, ए बी सी एंड डी, ये 4 पार्टनर है. उनका बिजनेस क्या है? रिफाइनिंग शुगर. क्या है? ए हु वॉज हिमसेल्फ अ होलसेल ग्रोसर, मतलब ए का एक खुद का किराने का भी दुकान था बट वो होलसेल वाला था. वॉज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ शुगर, मतलब उसको क्या काम करना था? शुगर परचेज करना था और सिलेक्ट करना था. एज अ होलसेल ग्रोसर ए वॉज वेल अवेयर ऑफ द वेरिएशन इन शुगर मार्केट, मतलब ए को पता था कि शुगर मार्केट में ना भाव कम ज्यादा होएगा. एंड एट सुटेबल सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब उसको अक्कल थी एज रिगार्ड्स ऑफ परचेज ऑफ शुगर. तो उसने क्या किया आगे देखो, he had already in stock sugar purchased at lower price, मतलब उस शाणे ने क्या किया, पहले अपने पास शुगर का स्टॉक लो प्राइस में रखा, विच ही सोल्ड टू द फर्म व्हेन इट वाज इन नीड ऑफ सम, मतलब फिर जरूरत के वक्त उसने अपने ही किराने के दुकान से फर्म में वो शुगर महंगे में बेचा, विदाउट इन्फॉर्मिंग द पार्टनर्स दैट शुगर सोल्ड हैड बिलोंग टू हिम. देखो ना, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे घर पे कोई अगर गिफ्ट आया हुआ रहता है, वो एज इट इज रैप करके चिपका देते किसी को, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ कंट्रीब्यूशन में कुछ देना है तो तुम अगर ऐसे करोगे कि तुम्हारे घर पे एक गिफ्ट पड़ा है, जैसे मैंने एक बार ऐसा किया था, ठीक है. हम लोग को ना एक सर को टीचर्स डे पे डायरी देने की थी, ठीक है. अब मेरे पापा के पास बहुत सारी डायरी थी, तो मैंने क्या किया, वो डायरी को गिफ्ट रैप करा दिया और मेरे दोस्तों को बोला चलो चलो ये हम सर को देते हैं, ठीक है. और मैंने बोला ये 200 रुपये का है, बराबर. अब वो मेरे जो 4 फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे 40-40 रुपया दे दिया, तो मैंने उनसे 160 रुपया ले लिया और मेरे घर पे जो बुक था वो चिपका दिया. बट ये गलत किया कि नहीं किया? ठीक है. तो वही चीज यहाँ पर इन लोग ने बताई है कि ए ने क्या किया कि खुद के पास जो शुगर था ना वही उसने फर्म में बेच दिया महंगे में. सो देखो, इट वॉज हेल्ड दैट ए वॉज बाउंड टू अकाउंट टू द फर्म फॉर द प्रॉफिट सो मेड बाय हिम. तो ए ने प्रॉफिट कमाया. जैसे देखो ना, मैंने भी तो 160 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस रूल इज हाउएवर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स. अब देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है पार्टनर्स के बीच में तो बात अलग है, अदरवाइज क्या वो ऐसे प्रॉफिट कमा सकता है? नहीं कमा सकता. मतलब क्या, खुद ने पहले सस्ते में खरीदा, अपने पास रखा और उसने क्या किया, खुद के पास जो शुगर था वही उसने फर्म को बेच दिया. तो जो कॉस्ट टू कॉस्ट में बेचना चाहिए ना, आज तो उधर का पार्टनर है बट उसने क्या किया, महंगे में बेचा, तो उसने प्रॉफिट कमा लिया. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? वो उसका क्या हो गया, पर्सनल प्रॉफिट. क्या हो गया? पर्सनल प्रॉफिट. अपन ये सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन देखो, पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स. कभी भी नहीं चलेगा, तुम ऐसे पर्सनल प्रॉफिट जोड़ जाड़ करके नहीं ले सकते. एक और एग्जाम्पल देखो, A, B, C and D started business in partnership for importing salt
फ्रॉम फॉरेन पोर्ट्स एंड सेलिंग इट एट चिटागोंग, मतलब ये लोग क्या करेंगे, नमक इंपोर्ट करेंगे और उसको बेचेंगे। अब ए स्ट्रक सर्टन ट्रांजैक्शन इन सॉल्ट ऑन हिज ओन अकाउंट, अब उसने खुद के नाम पे कुछ ट्रांजैक्शन किया, ओके, नमक का, विच वर फाउंड टू बी ऑफ द सेम नेचर एज बिजनेस कैरिड ऑन बाय पार्टनरशिप, मतलब कहने से उसने सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस किया। इट वॉज हेल्ड दैट he was liable to account for the firm to the firm for profits of business so made by him, मतलब देखो एक तो इनका चारों का बिजनेस, और ए ने क्या किया, अलग से खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया जहां पर वो क्या करता था, नमक खरीदता था और बेचता था। तो मतलब उसने जो भी प्रॉफिट कमाया एज सच तो इन चारों का है ना, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस रूल इज ऑल्सो सब्जेक्ट, अब देखो ये हर जगह तो दिया है ना, रूल इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि अलग अलग पार्टनर्स अलग अलग भी बिजनेस कर सकते हैं, एक तो उनका फर्म है और अगर उनको इंडिविजुअल भी बिजनेस करना है वो कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये पर्सनल प्रॉफिट माना नहीं जाएगा, तो उनका नॉर्मल प्रॉफिट ही माना जाएगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो नॉर्मली तो इसने चीटिंग किया ना, ठीक है, क्या पता वो फर्म के कस्टमर्स भी लेकर गया होगा। तो आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, इज दिस क्लियर? दोनों एग्जाम्पल समझ में आए तुम लोग को? चलो नेक्स्ट सेक्शन नंबर 17, आ जाओ सेक्शन नंबर 17 लिखते हैं। सेक्शन नंबर 17 में हेडिंग दे दो, क्या बोला है सेक्शन नंबर 17? बोलता है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सेक्शन 17 चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अरे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, यहाँ पर पार्टनर्स में चेंजेस होना। तो उसमें क्या क्या आता है, या तो कोई नया पार्टनर आता है, या तो कोई पार्टनर जाता है, या तो कोई पार्टनर एक और बिजनेस कैरी कर रहा है, ऐसा सब चीज़ें। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले लिखो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकली सोचना, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो कहना से हमको नया नया एक अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, बराबर। क्यों ऐसा अग्रीमेंट बनाना पड़ेगा? सब कुछ चेंज होता है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, फिर ड्यूटीज वगैरह सब चेंज होती है, यस और नो। तो एक हो गया एडमिशन, दूसरा क्या होगा, अगर कोई पार्टनर मर गया, डेथ ऑफ पार्टनर स्लैश रिटायरमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस अदर देन ओरिजिनल वन, मतलब अगर तुम तुम्हारा बिजनेस चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होएगा, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एक तरह से, ठीक है। तुम लोग ने पढ़ा होगा ना 12th स्टैंडर्ड में, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह सब, ठीक है। एंड मुझे एक बात बताना, आज अपन ने 2 टाइप ऑफ पार्टनरशिप देखा, एक है पार्टनरशिप एट विल और एक है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। अब सोचो, जब वहां पर एक नोट लिखा था कि अगर फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर पार्टनर्स बिजनेस कंटिन्यू करे तो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप एट विल। तो कहने से उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया ना, बराबर। तो लिखो 4th पॉइंट लिखो, पार्टनर्स कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, मतलब फिक्स पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर तुम बिजनेस कैरी कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होएगा, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर चेंज हो जाएगी,
इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? चलो, ये हो गया तुम्हारा सेक्शन नंबर 17, ठीक है। अब तक देखो अपन ने कितने सेक्शंस पढ़े, एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले तुम लोग ने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 9 जनरल ड्यूटीज, सेक्शन 10 फ्रॉड किया तो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, सेक्शन 11 क्या बोला है कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट व्हाट विल द राइट्स एंड ड्यूटीज। फिर सेक्शन नंबर 12 क्या बोला है, राइट ऑफ पार्टनर्स। सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। एंड 15 क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का एप्लीकेशन सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही होगा। समझ में आ रहा है? फिर सेक्शन नंबर 16 अपन ने देखा पर्सनल प्रॉफिट अगर तुमने कोई भी कमाया है तो तुमको देना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। एंड सेक्शन नंबर 17 क्या देखा अपन ने, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। इज दिस क्लियर? अब तक अपन ने कितने सेगमेंट पढ़े हैं? 3 सेगमेंट पढ़े। सेगमेंट मतलब देखो ये तुम्हारा पहला सेगमेंट था, ये जो रोमन 1 लिखा है ना, ये पहला सेगमेंट। फिर दूसरा सेगमेंट तुम्हारा ये है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। फिर ये तुम्हारा तीसरा सेगमेंट है पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी पर्सनल प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद अभी जो चौथा सेगमेंट आ रहा है उसका हेडिंग दे दो, चौथा सेगमेंट। ये समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? पक्का? चौथा सेगमेंट लिखो, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। उसमें सबसे पहला है तुम्हारा, लिखो सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है, पार्टनर, उसका नाम लिखो पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म। एक कहना से हर एक पार्टनर एक एजेंट है फर्म का, मतलब जब वो थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है तब ही विल बी रिप्रेजेंटिंग एज एन एजेंट ना, यस और नो? अपन ने ये तो म्यूचुअल एजेंसी में देखा है, वो एजेंट भी है वो प्रिंसिपल भी है, बराबर? गाइस आर यू डू यू रिमेंबर? हाँ, तो लिखो एवरी पार्टनर is the agent of firm for the purpose of business of firm। मतलब बिजनेस पर्पस के लिए वो क्या है, एजेंट है। वो क्या है, एजेंट। इज दिस क्लियर? चलो, फिर है सेक्शन नंबर 19। सी ये सेक्शंस जब तुम मॉड्यूल से पढ़ोगे ना तब तुमको ऐसा लगेगा इतना बड़ा बड़ा सेक्शन है, बट सी हर एक सेक्शन का एक मतलब होता है। अब ये सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है, पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म। तो जब वो आउटसाइडर्स के साथ डील कर रहा है, ही विल बी एक्टिंग एज एन एजेंट। इज दिस क्लियर? चलो, सेक्शन नंबर 19 का हेडिंग दे दो, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ फर्म। मतलब एजेंट होने के साथ साथ उनकी क्या क्या अथॉरिटी रहेगी, मतलब वो लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू एक्ट फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब कहना है वो बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस कर सकता है कि नहीं कर सकता, बराबर? मतलब जो भी बिजनेस रिलेटेड रहेगा ना, बिजनेस रिलेटेड, वो उसकी अथॉरिटी रहेगी। तो अब यहाँ पर ना लॉ में इन्होंने हमको बोला है
कि कौन सी चीज उसकी अथॉरिटी नहीं रहेगी। मतलब सुनो ध्यान से, बिजनेस के रिलेटेड अगर वो कुछ भी करता है तो वो चलता है, ठीक है। बट अगर उन लोग ने हमको स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये काम नहीं चलेगा, मतलब उसको छोड़ के बाकी सब कुछ चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या क्या नहीं कर सकता, तो लिखो इम्प्लाइड अथॉरिटी डज नॉट इंक्लूड। सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बोली है कि ही कैन नॉट एक्वायर स्लैश ट्रांसफर देखो एक्वायर फॉर फॉर्म लिखना है इसे, और ट्रांसफर ऑफ क्या है यहां पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले पॉइंट को ना मैंने 2 पॉइंट मर्ज कर दिया है। सबसे पहले वो लोग क्या बोलते हैं कि फर्म का कोई भी प्रॉपर्टी ये ट्रांसफर नहीं कर सकता। ट्रांसफर मतलब बेचना, ट्रांसफर मतलब क्या, बेचना। ना ही फर्म के बिहाफ पे कोई भी नया प्रॉपर्टी ये खरीद सकता। इज दिस क्लियर? पहला पॉइंट तुम लोग को समझ में आया क्या? दूसरा क्या बोलता है कि वो एंटर नहीं कर सकता इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के बिहाफ पे वो किसी के भी साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर? दूसरा थर्ड पॉइंट क्या बोला है, विड्रॉ ऑफ सूट। मतलब अगर फर्म ने किसी एक पर्सन के ऊपर केस किया है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते नहीं नहीं हमको अब केस नहीं करना है, उसको माफ कर दो। ऐसे चलेगा क्या? वो एक पार्टनर है, उसको इतनी अथॉरिटी थोड़ी मिलेगी। बराबर। चौथा पॉइंट क्या बोला है, सबमिट अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। अब सुनो, जैसे सपोज अगर हम लोग का कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसको आर्बिट्रेशन में नहीं डाल सकते। आर्बिट्रेशन का मतलब लिखो इधर, सेटलमेंट आउटसाइड कोर्ट। ठीक है, आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज अगर मेरा और सत्यम का झगड़ा हो गया, ठीक है, सत्यम के ऊपर मैंने केस फाइल किया। अब एज अ पार्टनर, ठीक है, मतलब सत्यम का और हमारी फर्म का ऐसे झगड़ा हुआ, तो एज अ पार्टनर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ छोड़ना यार, कौन कोर्ट कचहरी में जाएगा, चल अपन कुछ मांडवली करते हैं। ऐसे चलेगा क्या? मांडवली नहीं कर सकते। सो आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता है, इट इज सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। मतलब म्यूचुअल अग्रीमेंट पे या म्यूचुअल कंसेंट पे वो लोग क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे सेटल होते हैं, या तो बोलते हैं कि चलो हमने तुमको माफ कर दिया वगैरह सब। ठीक है, तो क्या ये पार्टनर कर सकता है? नहीं कर सकता। देखो अपन सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ फर्म। तो उसकी क्या क्या अथॉरिटी होती है? पहली बार तो क्या बोला है कि ही कैन एक्ट फॉर बिजनेस ऑफ द फर्म, बट यहां पर इन लोग ने हमको एक लिस्ट दिया कि कौन से काम वो नहीं कर सकता। अगर हमको ये बात याद हो गई तो उसको छोड़ के बाकी सब वो कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, कोई भी फर्म की प्रॉपर्टी ना वो खरीद सकता है ना बेच सकता है। फिर किसी भी और फर्म के साथ वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, कोई भी केस विड्रॉ नहीं कर सकता, एंड साथ ही साथ कोई भी डिस्प्यूट को वो आर्बिट्रेशन में नहीं डाल सकता। इज दिस क्लियर? पांचवा पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखो, एडमिट अ लायबिलिटी। एडमिट अ लायबिलिटी इन अ सूट मतलब क्या, कोई केस चल रहा है उसमें बोलता है हाँ हाँ हमारी गलती है, हमको हम पेनल्टी भर देंगे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, ही कैन नॉट डू दैट। एंड लास्ट क्या बोला है, कॉम्प्रोमाइज अ क्लेम। कॉम्प्रोमाइज अ क्लेम मतलब क्या, किसी भी क्लेम को वो जाने नहीं दे सकता।
आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब क्या है, ये चीजें वो नहीं कर सकता। ये टोटल जो 6 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, ये 6 पॉइंट, दीज आर नॉट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एक्टिंग एज एन एजेंट। मैंने क्या बोला, दीज 6 पॉइंट्स आर नॉट द इम्प्लाइड अथॉरिटी। मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी में ये सब नहीं आता, मतलब तू नहीं कर सकता ये सब चीजें। चलो एक बार क्विकली रिकॉल करते क्या क्या नहीं कर सकता। सबसे पहले एक्वायर और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। दूसरा क्या, इंटर इनटू। तीसरा क्या बोला, विड्रॉल ऑफ। चौथा क्या बोला, नेक्स्ट। एंड 6 क्या बोला, कॉम्प्रोमाइज द क्लेम। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? तुम लोग को समझ में आया क्या? पक्का? कितने बजे तक लेक्चर है अपना? 4:45 तक ही है। ओके, एक बार क्विकली जितने सेक्शन पढ़े उसका नाम रिवाइज करते हैं। मैं अभी एडिशनल कुछ नया नहीं सिखा रहा क्योंकि वो खत्म भी नहीं होगा। सो यूनिट 2 में अपन ने स्टार्ट किया 4:45, मतलब 5 ही मिनट बाकी है ना। हाँ, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं छोड़ देता हूँ। सुनो, इधर ध्यान से सुनो, मैं वापस से पूरा रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे पहला क्या बोला है अपना यूनिट, क्या है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। क्या है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले अपन ने देखा सेक्शन नंबर 9, जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। मतलब क्या, उसको ऐसा काम करना चाहिए दैट इज टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। मतलब उसको जस्ट रहना है और फेथफुल रहना है, ठीक है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना है। दूसरा क्या बोला है सेक्शन नंबर 10, फ्रॉड। अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया और उसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है कि राइट्स और ड्यूटीज विल बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि कहीं पर भी और दूसरा बिजनेस नहीं करने का, जैसे अपना एक ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा सिमिलर नेचर का बिजनेस तुम एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इज दिस क्लियर? फिर सेक्शन नंबर 12 क्या बोलता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या इसको बोलते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। क्या क्या राइट है, पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, राइट टू कंसल्ट। मतलब क्या, ऑर्डिनरी मैटर्स हो या कोई स्पेशल मैटर हो, तो ऑर्डिनरी मैटर में डिसीजन कैसे लिया जाएगा, मेजॉरिटी के बेसिस पे। अगर कोई चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस तो वहां पर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स माना जाएगा। राइट टू एक्सेस बुक्स, अगर वो चाहे तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस वो कर सकता है, बट इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, बोनाफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मैं इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन चोरी करेगा और मैं बाहर लोगों को बताएगा। एंड चौथा क्या बोला है, अगर कोई पार्टनर मर जाता है तो उसका लीगल हेयर या रिप्रेजेंटेटिव वो भी क्या कर सकता है, बुक्स को देख सकता है। इज दिस क्लियर? बुक को देख सकता है। सेक्शन नंबर 13 क्या बोला है, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। व्हाट आर द म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज? सबसे पहले राइट टू रेम्यूनरेशन। नॉर्मली ऐसा कोई रेम्यूनरेशन नहीं रहता, बट अगर अग्रीमेंट में लिखा है या कस्टमरी है तो उसको रेम्यूनरेशन देने का। फिर इंटरेस्ट ऑन एडवांस कितना होता है, 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है, अगर दे रहे हो तो इट शुड ओनली बी आउट ऑफ प्रॉफिट। उसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक अग्रीमेंट होना चाहिए, ट्रेड कस्टम्स होने चाहिए या स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होने चाहिए। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, अगर एज अ पार्टनर मैंने फर्म का कोई लायबिलिटी पे किया तो मुझे फर्म पैसा देगा। उल्टा, अगर पार्टनर का लायबिलिटी फर्म ने पे किया तो फर्म मस्ट इंडेमनीफाई द लॉस कॉस्ट टू द फर्म। इज दिस क्लियर? लास्ट क्या बोला, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉस। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो इट विल ऑलवेज बी इक्वली। फिर सेक्शन नंबर 14 देखा, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मतलब क्या, प्रॉपर्टी सब कुछ आता है जो कॉमन स्टॉक से खरीदा है, ऑर्डिनरी कोर्स में खरीदा है, एंड गुडविल भी आता है। गुडविल के बारे में अपन ने बहुत सारा लिखा है, एक नोट भी लिखा है दैट अगर गुडविल बेच देते हो तो सामने वाला बायर तुम्हारे ऊपर ऐसा एक अग्रीमेंट कर सकता है कि भाई अब तू इस एरिया में या इस पर्टिकुलर टाइम तक तू सेम बिजनेस नहीं कर सकता। 15वां बोला है कि बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज होगी, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होगी। सेक्शन 16 क्या बोलता है, पर्सनल प्रॉफिट अगर तुमने अर्न किया एज अ पार्टनर तो तुमको वो सबमिट करना पड़ेगा फर्म को, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो, ठीक है। सेक्शन नंबर 17 क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज हो, मतलब क्या, या कोई नया पार्टनर आया या कोई मर गया या तो तुमने कोई अदर मतलब बिजनेस कैरी किया है, या तो फिर अगर फिक्स पीरियड के बाद भी अगर तुम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। फिर सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है, पार्टनर टू बी एन एजेंट। हर एक पार्टनर क्या होता है, आउटसाइडर्स के लिए एजेंट ही होता है, ठीक है। उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर अपन ने देखा कि इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या चीजें नहीं आती है। इसके साथ तुम्हारा आज का लेक्चर होता है खत्म, ठीक है। अभी मैंने कहाँ तक पढ़ा है वो मैं एक बार बता देता हूँ, तुम लोग मॉड्यूल से एक बार गो थ्रू कर लेना घर पे। वी हैव कवर्ड टिल
See, we started from page number 4.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 तक मैंने यहाँ तक करवाया है, सेक्शन नंबर 19 तक करवाया है, ठीक है, यहाँ तक टिल ईयर आई हैव कवर्ड. इज दिस क्लियर? ओके, कल अपन पहले इसको ख़त्म करेंगे, टाइम लगेगा, एंड फिर टुमारो विल स्टार्ट विथ यूनिट नंबर 3 ऑल्सो, ठीक है. डरने का नहीं. तुमको पता चला क्या इतने सारे सेक्शंस इतने कम पेजेस में ख़त्म हुए? नहीं ना? यू गाइज अंडरस्टूड. एंड देखो सेक्शन नंबर यूनिट नंबर 3 तो बड़ा ही चिंदी है, एकदम छोटा सा यूनिट है. सो मोस्टली टुमारो आर पार्टनरशिप एक्ट विल ऑल्सो गेट ओवर. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय.